गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 में अध्याय 5 खेती के प्रचलित विधान, खेती के प्रकार के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 4 जो था आपका फसल से क्रम योजना के तहत आपने पढ़ा था। ठीक है, और उसको हमने पहले वाले वीडियो में कंप्लीट भी कर लिया था। आज हम उसी के आगे अध्याय 5 खेती के प्रचलित विधियों, खेती के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं पिछले चैप्टर के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से यहाँ खेती के प्रचलित विधियों, खेती के प्रकार का नाम हमारे चैप्टर का नाम है, उसी तरीके से उसमें जो हमने फसल चक्र में कुछ गुण, कुछ सिद्धांत के बारे में पढ़ा, तो वो सभी जो जानकारी प्राप्त हुई थी उसके तहत यहाँ पे हम कुछ उसी तरीके से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जैसे कि इसमें मेरा पहला पॉइंट है मिश्रित फसलें। खेती के प्रचलित विधियों, खेत की प्रचलित विधियों के अनुसार खेतों के प्रकार में पहला यहाँ दिया हुआ है मिश्रित फसल। तो मिश्रित फसल किस तरीके से होती है, नाम से आपको पता चल रहा है। मिश्रित मतलब उसमें कुछ जो फसल होती है उसको एक साथ दिया जाता है, वो आपका एक साधारण सी परिभाषा के तहत मिश्रित फसल कहलाती है। तो जिस तरीके से हमने फसल चक्र के बारे में पढ़ा था, और फसल चक्र में हमने क्या पढ़ा था कि हम एक फसल चक्र अपनाते हैं और उसमें एक साथ बहुत सारे फसलों को जोड़ा जाता है और एक साथ उसको बोने का कार्य किया जाता है। लेकिन उसमें क्या था, अंतर था, उसमें एक ही जगह पर एक साथ दो पौधों को नहीं बुआई की जाती थी, दो फसलों की एक ही स्थान पर बुआई नहीं की जाती थी। उसके लिए अलग अलग खेतों को उपयोग किया जाता था। ठीक है, अलग अलग खेतों का उपयोग किया जाता था। यह एक समय रहता था, इतने समय तक ये इन फसलों की बुआई होगी और जब वो फसल पक जाएंगे तो उसके बाद हम उसमें दूसरे फसल की बुआई कर सकते थे। इस तरीके से उसमें फसल चक्र में एक नियम लागू किया गया था, उसके तहत हम फसल चक्र को अपनाते थे। यहाँ हम मिश्रित फसल के बारे में पढ़ने वाले। ये जो फसल है हम उसी तरीके से, उसी सिद्धांतों पर कार्य करते हैं, उसी तरीके के गुणों पर कार्य करते हैं और उसी तरीके से हमें फसल उत्पादन के में वृद्धि प्रदान करते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए भी यह एक कार्य करती है। ठीक है, तो मिश्रित फसल का मतलब क्या होता है? मिश्रित फसल मतलब एक ही समय में किसी खेत में एक से अधिक फसलों को बोना या उगाना। एक ही समय में एक ही खेत में किसी फसल, एक से अधिक फसलों को एक ही साथ उगाना या बोना ही आपका क्या कहलाती है? मिश्रित फसल या मिलावा फसल बोला जाता है। मिश्रित फसल या क्या बोला जाता है? मिलावा फसल बोला जाता है। अर्थात एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक से अधिक फसलों को, एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक से अधिक फसलों को या एक से अधिक, दो या दो से तीन, चार जैसे भी फसल होते हैं उसको एक साथ बोने का जो कार्य किया जाता है, उगाने का जो कार्य किया जाता है, वही आपका क्या कहलाती है? मिश्रित फसल कहलाती है। तो मिश्रित फसल में जिस तरीके से गुण आपको यहाँ दिखाई देंगे उसी तरीके से आपको वो जो गुण है फसल चक्र में भी बताया गया था। इसीलिए मैंने यहाँ बताया कि जिस तरीके से हम यहाँ खेती के प्रचलित विधियों एवं खेती के प्रकारों के बारे में पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी चैप्टर में हमने फसल चक्र के बारे में पढ़ा था। फसल चक्र में किस किस तरीके के फसलों को बोई जानी चाहिए, उसके फसल चक्र की सीमा क्या होती है, इसके बारे में पूरी आप लोगों को जानकारी दी गई थी। उसके सिद्धांतों के बारे में बताया गया था, उनके लिए आवश्यक बातें, आवश्यक जानकारी आप लोगों को बताई गई थी कि किस तरीके से फसल चक्र को अपनानी चाहिए और उसमें विभिन्न तरीकों से हमें कार्य करनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो उस तरीके से मिश्रित फसल भी होती है। मिश्रित फसल का मतलब आपको समझ में आएगा। मिश्रित फसल मतलब एक ही समय में एक से अधिक फसलों को एक ही जगह पर बोना, एक ही समय में एक ही खेत में, एक ही क्षेत्र में एक से अधिक फसलों को एक ही समय में एक साथ जब बोने का कार्य किया जाता है, या तो हम उसको मिलावा फसल बोलते हैं या हम उसको मिश्रित फसल बोलते हैं। ठीक है, या तो हम उसको मिलावा फसल बोलते हैं या तो हम उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित फसल बोलते हैं। अर्थात आप उसको एक और परिभाषित कर सकते हैं किस तरीके से? एक ही ऋतु में एक ही समय में एक ही खेत पर दो या दो से अधिक फसलों को उगाना या बोने का कार्य करना ही आपका मिलावा फसल या मिश्रित फसल कहलाती है। मिलावा फसल या मिश्रित फसल कहलाती है, जिसे हम इंग्लिश में मिक्स क्रॉप भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मिश्रित फसल। मिश्रित फसल के सिद्धांत, जिस तरीके से आप लोगों को फसल चक्र में सिद्धांत बताया गया था, उसी तरीके से मिश्रित फसल के भी सिद्धांत है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। फसल चक्र में हम क्या करते थे? फसल चक्र में बहुत सारे फसलों को हम एक साथ बोने का कार्य करते थे, लेकिन उसका जो फसल चक्र का जो मृदा का क्षेत्रफल था, जो हमारे फार्म के क्षेत्रफल थे, उसके अनुसार हम उसमें फसलों को बोने का कार्य करते थे और अलग अलग जगहों पर बोने का कार्य करते थे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? एक ही जगह पर एक ही साथ दोनों फसल को
बोने का कार्य कर रहे हैं। तो उसके कुछ सिद्धांत हैं जिसके बारे में बताना चाहूंगा, मिश्रित फसलों के सिद्धांत। तो पहला है मूसला तथा झगड़ा, मूसला तथा झगड़ा, ठीक है। मूसला तथा झगड़ा यानी अस्थानिक जड़ें वाली फसलों को, ठीक है, अस्थानिक जड़ें। मूसला तथा झगड़ा का मतलब क्या होता है? अस्थानिक, ठीक है, अस्थानिक जड़ों वाली फसलों को, ठीक है, अस्थानिक जड़ों वाली फसलों को मिलाकर बोना चाहिए, जिससे कि वे फसलें भूमि की सभी तरह से भोजन का उपयोग कर सके। क्या बोला गया है कि मूसला तथा झगड़ा, मूसला तथा झगड़ा का मतलब क्या होता है? ऐसे फसल जिनके जो जड़ें होते हैं अस्थानिक होते हैं, फैले हुए होते हैं, जिनके जड़ें जो होते हैं अस्थानिक होते हैं, फैले हुए होते हैं, और जहां से वो अपना भोजन प्राप्त कर सके वहां से वो कर लेते हैं, क्योंकि उसकी एक खासियत होती है, फैले हुए जड़ें होते हैं, तो जहां से उसको भोजन प्राप्त होती है वहीं से वो अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और अपना जीवन चक्र जो होता है वो अपनाते रहते हैं, ठीक है। वो कहलाते हैं मूसला तथा झगड़ा, जो अस्थानिक जड़ों के तहत आती है। तो मूसला तथा झगड़ा अस्थानिक जड़ों वाली फसलों को मिलाकर बोना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, मिलाकर क्या करना चाहिए? बोना चाहिए, जिससे कि वे फसलें जो है भूमि के सभी तहों से, भूमि के सभी तहों से अपना भोजन प्राप्त कर सके, और उस सभी तहों से वो जो भोजन जो बनते हैं उसका वो अच्छे तरीके से उपयोग कर सके। समझ में आ गया कि मूसला तथा झगड़ा फसल क्या होती है? तो इस तरीके से फसलों को क्या किया जाता है? मिश्रित फसल में उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ उदाहरण के तौर पर ज्वार और अरहर है, तो ज्वार और अरहर जो फसल है, इनके जो जड़ें होते हैं अस्थानिक होते हैं, इनके जो जड़ें होते हैं अस्थानिक होते हैं, फैले हुए रहते हैं, एक ही जगह पर नहीं होते हैं, फैले होते हैं। अरहर के भी जड़ें होते हैं वो एक ही जगह पर नहीं होते, फैले होते हैं। तो इनके जो जड़ें होते हैं जहां से भी भोजन प्राप्त होती है वहां से ग्रहण कर लेते हैं और अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, यानी अपना भोजन बना लेते हैं, जैसे भी हो जहां भी हो वो अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं उनकी जड़ों के साधन से, ठीक है। ये होती है आपके मूसला तथा झगड़ा फसलों को एक साथ मिश्रित फसल में बोने का तरीका, ठीक है। तो ये होगी आपको उदाहरण के तौर पर ज्वार और अरहर। दूसरा है आपका फसलें विभिन्न प्रकृति की बोई जाए, ताकि कम से कम उनमें एक फसल के लिए मौसम की प्रतिकूलता कम हानि पहुंचाए, मौसम की प्रतिकूलता क्या पहुंचाए? कम हानि पहुंचाए। वैज्ञानिक मतलब यहाँ क्या बोला गया है? फसलें विभिन्न प्रकृति की बोई जाए, फसलें जो होती है विभिन्न प्रकृति की बोई जाए, ताकि कम से कम उनमें से एक फसल के लिए मौसम की प्रतिकूलता कम हानि पहुंचाए। यानी हमें एक ऐसे फसलों का चयन करना चाहिए, ऐसे फसलों को बोनी चाहिए ताकि जो प्रकृति की जो प्रकृति से कभी कभी हमें बहुत सारा नुकसान होता है ना, फसल बर्बाद होने लगती है, तो वहां उस तरीके की जो बर्बादी होती है, हमें जो किसानों को नुकसान होती है उससे बचने के लिए यहाँ बोला गया है कि फसलें जो होती है विभिन्न प्रकृति की बोई जाए, ताकि कम से कम उनमें से एक फसल के लिए मौसम की प्रतिकूलता का कम हानि पहुंचाए, मौसम की जो प्रतिकूलता होती है उसे कम हानि पहुंचाए। तो इस तरीके के हमें मिश्रित फसल में फसलों को बोनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका फलीदार फसलों की वो अफलीदार फसलों के साथ मिलाकर बोना चाहिए, जैसे कि गेहूं और चना। हम फसल चक्र में भी फलीदार फसलों के बाद अफलीदार फसलों को बोते हैं, ताकि जो भूमि में उनकी फसलों के द्वारा, फलीदार फसलों के द्वारा जो नत्रजन की मात्रा है वो बराबर मात्रा में प्राप्त होते रहे, ठीक है। ये हुई आपकी फसल चक्र के अनुसार फसलों को एक साथ बोने का कार्य। यहाँ क्या किया जाता है? उसमें हम फसल चक्र में अलग अलग बोने का कार्य करते हैं। जैसे कि फलीदार फसलों को हमने कुछ समय तक उसको बोया, पकने के बाद उसको काटा गया, उसके बाद जब वो फसल की कटाई की जाती है उसके बाद उसी जगह पर दूसरे जो अफलीदार पौधे हैं उनको बोने का कार्य किया जाता है। तो वो होती है फसल चक्र के नियम। यहाँ क्या बताया गया है? जो फलीदार फसलें होते हैं उसके साथ अफलीदार फसलों को भी बोना चाहिए, ठीक है। फलीदार जो फसलें होते हैं उसके साथ अफलीदार फसलों को भी बोना चाहिए, जैसे गेहूं और चना, जैसे गेहूं और चना। तो ये गेहूं और चना जो है, एक है फलीदार फसलें तो एक है अफलीदार फसलें, तो इसको एक साथ बोना चाहिए, तो वो हो जाती है आपकी मिश्रित फसल, ठीक है। वो क्या हो जाती है आपकी मिश्रित फसल। नेक्स्ट है अधिक शाखा उत्पन्न करने वाले के साथ साथ कम शाखा उत्पन्न करने वाली फसलें बोई जानी चाहिए। अधिक शाखा उत्पन्न करने के साथ साथ कम शाखा उत्पन्न करने वाली फसलों को बोनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि चना और जौ, ये जो दोनों फसल है अधिक शाखा उत्पन्न करने के साथ साथ कम शाखा उत्पन्न करने वाली फसलें, एक है तो अधिक शाखा उत्पन्न करने वाली तो दूसरी कम शाखा उत्पन्न करने वाली फसलें। तो इस
शाखा उत्पन्न करने वाले फसलों के साथ कम फसलों को बोने का मतलब ये है कि कभी भी जब हम इस तरीके के फसलों को बोते हैं, यानी एक कम मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण करें तो एक अधिक मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण करें, तो इस तरीके के फसलों को बोने से दोनों में लाभ प्राप्त होती है। यदि हम दो फसल ऐसे लेते हैं जो इसकी पोषक तत्व ग्रहण करने की जो क्षमता है दोनों बराबर होती है, तो इस तरीके की फसलों को बोने से हमें क्या होती है, हमेशा नुकसान झेलना पड़ेगा, यानी इसको मिश्रित फसल में इस तरीके के पौधों को लेना हमारे लिए नुकसानदायक है। तो हम यहाँ करते हैं ऐसे फसलों का चयन करते हैं जिससे कम मात्रा में पोषक तत्व लेने के साथ साथ अधिक मात्रा में पोषक तत्व लेने वाली फसलों का बोई जाती है, तो अधिक मात्रा में जो पोषक तत्व ले रहे हैं उससे अगर कुछ पोषक तत्व बच जाते हैं तो दूसरे जो फसल है वो उसको ग्रहण करके अच्छी तरीके से वृद्धि कर सकती है। तो इसलिए यहाँ बोला गया है कि अधिक शाखा उत्पन्न करने वाली साथ साथ कम शाखा उत्पन्न करने वाली फसलों को बोई जाए, जिससे क्या होती है उसकी उपजाऊ क्षमता भी दोनों में बराबर बनी रहती है। ये बहुत सारे इसके गुण है। ठीक है, अधिक चाहने वाली फसलों के साथ साथ कम पानी चाहने वाली फसलों को बोई जानी चाहिए। अधिक पानी चाहने वाले फसलों के साथ साथ कम पानी चाहने वाले फसलों को बोई जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या होता है फसल चक्र में हमने बताया था आप लोगों को अधिक पानी चाहने वाली फसल के साथ कम पानी चाहने वाली फसलों को बोई जानी चाहिए, मतलब अधिक फसल चाहने के बाद कम पानी चाहने वाली फसलों को बोई जानी चाहिए। वहां क्या बोला गया था, बाद में कम पानी चाहने वाली फसलों को, पहले अधिक पानी चाहने वाली फसलों को बोनी चाहिए, बाद में कम पानी चाहने वाली फसलों को बोनी चाहिए। यहाँ आप लोगों को पता है कि अधिक पानी चाहने वाली फसलों के साथ साथ कम पानी चाहने वाली फसलों को बोई जानी चाहिए। तो ये कैसे किस तरीके से हो जाता है, जो फसल अधिक पानी चाह रहे हैं उसको पर्याप्त मात्रा में अधिक मात्रा में पानी मिल जाती है, उसके बाद जो कम पानी चाहने वाली है उसमें से कम मात्रा में पानी ग्रहण करके अपनी उपज में वृद्धि करने लगते हैं। तो इस तरीके से फसलों को बोने से हमें लाभदायक होती है। तो इसलिए यहाँ बोला गया अधिक पानी चाहने वाली फसलों के साथ साथ कम पानी चाहने वाली फसलों को बोई जानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका मिश्रित फसलों के स्थान पर प्रकाश, नमी तथा पोषक तत्वों के लिए अलग अलग प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। अलग अलग प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, यही आपको बता दिया गया है। इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं जैसे क्या दो मूसला तथा झगड़ा ऐसे फसल को बोना चाहिए जो अपने भोजन की पर्याप्त मात्रा में ग्रहण कर सके, अपने आप अपने भोजन की जो प्राप्त करने की क्षमता है वो अपने आप अपने जड़ों के माध्यम से कर सके। दूसरा क्या बोला गया है, ऐसे फसल जो प्रकृति की प्रतिकूलता के अनुरूप हो, प्रकृति की प्रतिकूलता में कम हानि पहुंचे, ऐसे फसलों को बोना चाहिए। फलीदार फसलों के साथ अफलीदार फसलों को बोना चाहिए। ठीक है, और बोला गया अधिक शाखा उत्पन्न करने वाले के साथ साथ कम शाखा उत्पन्न करने वाले फसल, अधिक पानी चाहने वाले फसल के साथ कम पानी चाहने वाले फसल को बोनी चाहिए। तो ये जो मिश्रित फसल है इसमें कभी भी कोई भी फसल जब हम बोते हैं तो उसमें जो भी फसल हम जोड़ते हैं मिश्रित फसल के साथ एक साथ बोने का जब कार्य करते हैं तो उसमें कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए कि उसको ज्यादा मात्रा में जो मिले तो मेरे को भी ज्यादा मात्रा में वो मात्रा चाहिए। मतलब मैंने अभी बताया ना, जब फसल कई फसल ऐसे होते हैं उसको अधिक मात्रा में मिली है तो उससे अधिक मात्रा में वो और पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता रखती है। तो ऐसे फसल को आप अगर बोते हो तो वहां हमें हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ स्पष्ट रूप से बोला गया है कि मिश्रित फसलों के स्थान पर प्रकाश पर्याप्त मात्रा में उसको मिलनी चाहिए, नमी दोनों में बराबर होनी चाहिए तथा पोषक तत्व की मात्रा जो होती है दोनों पौधों में पोषक तत्व की जो मात्रा उसको बराबर मात्रा मिलनी चाहिए वो होनी चाहिए। अलग अलग प्रतिस्पर्धा कभी भी कोई भी फसल में नहीं होनी चाहिए। कभी आप मिश्रित फसल में उन फसलों को जोड़ते हैं। ठीक है, मिश्रित फसलें विभिन्न ऊंचाई वाली होनी चाहिए जिससे दोनों फसलों को प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड समान रूप से प्राप्त मिल सके। यहाँ बोला गया मिश्रित फसलों में स्थान पर प्रकाश के बारे में बोला गया। तो मिश्रित फसल में जब हम ऐसे फसलों को लेते हैं जिसकी ऊंचाई अधिक होती है तो इस तरीके की फसल को जब हम बोते हैं तो दोनों को पर्याप्त मात्रा में क्या होनी चाहिए, जो प्रकाश की रोशनी होती है अच्छी तरीके से मिलनी जानी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड समान रूप से उसको मिल जानी चाहिए। तो इस तरीके के पौधों को बोनी चाहिए। यदि आप मिश्रित फसल में आप एक की ऊंचाई अधिक है और एक की ऊंचाई कम है तो ऐसे फसलों को बोते हैं तो जो दूसरी जो फसल है जो इसकी ऊंचाई अधिक है तो उसकी छांव से दूसरी जो फसल है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, उसको पर्याप्त मात्रा में प्रकाश नहीं मिल पाते, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उन्हें नहीं मिल पाती, तो धीरे धीरे क्या हो सकती है, नष्ट भी हो सकती है। इसलिए यहाँ बोला गया है कि मिश्रित फसल में विभिन्न ऊंचाई वाली फसल जो होनी चाहिए उसको चयन करना चाहिए ताकि दोनों को प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है समान मात्रा में मिल सके। जैसे कि मक्का और उड़द, जैसे कि यहाँ उदाहरण
हिसाब से प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है समान रूप में ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट है समान कीट बीमारियों को ग्रहण करने वाली फसलों को साथ साथ नहीं बोना चाहिए। समान कीट बीमारियों को ग्रहण करने वाली फसलों को साथ साथ नहीं बोना चाहिए। तो ऐसे फसल ना ले जो दोनों जो फसल है समान तरीके से कीटों और बीमारियों को ग्रहण करते हो। कीटों और बीमारियों को क्या करते हो? ग्रहण करते हो, यानी कीटों और बीमारियों को शरण देने का कार्य करते हो। ऐसे फसलों को वहां चयन नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे फसलों को वहां क्या नहीं करना चाहिए? चयन नहीं करना चाहिए, जिससे हमें नुकसान ना हो। नेक्स्ट है समान खरपतवारों की वृद्धि करने वाली फसलों को एक साथ नहीं बोनी चाहिए। ऐसे फसलों को नहीं लेनी चाहिए जो समान मात्रा में खरपतवारों को वृद्धि करने का कार्य करते हो। समान मात्रा में खरपतवारों को वृद्धि करने का कार्य करते हो, तो इस तरीके की फसलों को भी मिश्रित फसल में नहीं जोड़ी जानी चाहिए। अधिक पोषक तत्व चाहने वाले के साथ साथ कम पोषक तत्व चाहने वाले फसल बोई जानी चाहिए। आपको फसल चक्र में बताया गया था अधिक पोषक तत्व जैसे खाद वगैरह जो है अधिक खाद चाहने वाले फसलों के साथ साथ के बाद कम खाद चाहने वाली फसलों को बोई जानी चाहिए। तो उसमें कारण क्या बताया गया था कि अधिक खाद चाहने वाली फसलों को बोने के बाद कम खाद चाहने वाली फसलों को बोते हैं तो पहले जो बोई गई फसल थे वो अधिक खाद पोषक तत्व ग्रहण करते थे, तो उसमें से कुछ मात्रा का जो खाद की मात्रा बची रहती है, तो कम खाद चाहने वाली फसलों का अगर हम बोते हैं तो उसमें से ही वो खाद को ग्रहण करके फसल उत्पादन की कार्य कर सकती है, उसमें वृद्धि हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ बोला गया है कि अधिक पोषक तत्व चाहने वाले पोषक तत्व के साथ कम पोषक तत्व खाद चाहने वाले फसलों को बोई जानी चाहिए, जैसे कि गेहूं या चना। गेहूं जो है अधिक पोषक तत्व चाहने वाले अधिक खाद ग्रहण करने वाले फसल है, तो चना जो है कम खाद चाहने वाले फसल है। तो इसको एक साथ बोने से हमें लाभ ही मिलती है, क्योंकि इससे जो खाद की मात्रा बचती है वो चने के लिए प्राप्त हो जाती है। वो चने के लिए क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। इसलिए बोला गया अधिक पोषक तत्व चाहने वाले फसल के साथ साथ कम पोषक तत्व चाहने वाले फसलों की बुआई की जानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका मृदा क्षरण की प्रोत्साहित देने वाली फसल को एक साथ नहीं बोनी चाहिए। ऐसे फसल को ना ले जो मृदा क्षरण को प्रोत्साहित करती हो। ऐसे फसलों को ना बोए जो मृदा क्षरण को प्रोत्साहित करती हो। तो इस तरीके से हमें एक ऐसे फसल का चयन करना चाहिए जिससे हमारी मृदा का बार बार ह्रास ना होते रहे, उसकी उर्वरक शक्ति बनी रहे। इस तरीके के फसलों को हमें क्या करनी चाहिए? वहां जोड़ना चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ बोला गया मृदा क्षरण को प्रोत्साहित देने वाली फसल को एक साथ ना बोई जाए। नेक्स्ट है आपका कम उपजाऊ भूमि में एक दाल वाली फसल अवश्य बोई जाए। जब जो कई ऐसे भूमि होते हैं जो कम उपजाऊ होती है, तो उसमें जब भी हम मिश्रित फसल को बोने का काम करते हैं तो उसमें से आपको ध्यान देना रहता है कि कम से कम एक जो होती है एक फसल जो होती है एक दाल वाली फसल बोनी चाहिए। कम से कम एक जो फसल होती है उसमें एक दाल वाली फसल होनी चाहिए, ताकि दोनों को पर्याप्त मात्रा में उस भूमि से उसकी उर्वरक शक्ति उन फसलों को प्राप्त होती रहे। भूमि से उसकी उर्वरक शक्ति जो होती है उन दोनों को क्या होती रहे? प्राप्त होती रहे। तो इस तरीके से फसल हमें क्या करनी चाहिए? बोनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इस प्रकार खेती में उगाई जाने जो फसलें होती है क्षेत्र होती है जलवायु और भूमि तथा सिंचाई की सुविधा जो होती है अनुकूल होनी चाहिए, है ना। खेती में जो हम बोने का कार्य करें, मिश्रित फसल को बोने के कार्य, तो आपको देखना होता है कि उस क्षेत्र में जलवायु की मात्रा, भूमि की उर्वरक शक्ति और सिंचाई का जो साधन होता है अनुकूल रूप से उसको प्राप्त होता रहे। अनुकूल रूप से उसको क्या होता रहे? प्राप्त होता रहे, तभी आप अच्छे ढंग से मिश्रित फसल की बुआई भी आप कर सकते हैं। मिश्रित फसल की बुआई भी आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। ऐसे फसलों बोई जानी चाहिए जिनके पकने का समय जो होती है वो अलग अलग। ऐसे फसल बोनी चाहिए जिनके पकने का जो समय है वो अलग अलग, ठीक है, जिसमें भिन्नता पाई जाती है। जिसमें क्या होनी चाहिए? भिन्नता पाई जाती है। वो भी एक मिश्रित फसल का, एक मिश्रित फसल चक्र का एक क्या होता है? गुण होता है, एक सिद्धांत होता है जिसके तहत हमें कार्य करना चाहिए। मतलब हमें एक ऐसे फसल को बोनी चाहिए जिनके पकने का जो समय होती है उसमें भिन्नता पाई जानी चाहिए। और नगद रुपया देने वाली जो फसल होते हैं, नगद रुपया मतलब उसमें अधिक आमदनी होने वाली जो फसल होती है उनको अनाज के साथ मिक्स करके बोना चाहिए, यानी अनाज के साथ मिश्रित फसल के रूप में उसको बोने का कार्य करना चाहिए। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे ऐसे फसल होती है जिसको मिश्रित फसल के साथ बोई जानी चाहिए। आपको फसल चक्र को ध्यान किस लिए दिया गया है? क्योंकि फसल चक्र में ये सब काम हम पहले से सीख चुके हैं कि किस तरीके से फसलों को बोना चाहिए, किस तरीके से फसलों का चयन करना चाहिए फसल चक्र में। उसी तरीके से यहाँ भी आपको कुछ जानकारी, कुछ ज्ञानवर्धक बातें अगर ज्ञात होती है तो आप मिश्रित फसल के
साथ अच्छे उत्पादन कार्य कर सकते हैं और अच्छी आमदनी के साथ फसलों की बुआई कर सकते हैं। अच्छी आमदनी के साथ फसलों की बुआई कर सकते हैं। इसमें कुछ फसल ऐसे हैं जो कम खर्च में भी आपको अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके के फसलों को आपको क्या करनी चाहिए, बोनी चाहिए। तो ये हो गया आपको मिश्रित फसलों के सिद्धांत, जो फसल चक्र के सिद्धांत के अनुसार ही थोड़ा थोड़ा आपको मिलता जुलता आपको नजर आता है, क्योंकि फसल चक्र में जो होती है वहां आप जो फसल चक्र में जोड़ने का कार्य करते हैं तो उसको हमें अलग अलग जगहों पर एक ही लंबे क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर बोने का कार्य करना चाहिए। और यहाँ जो है मिश्रित फसल में एक साथ बोने का कार्य किया जाता है, इसलिए आप लोगों को फसल चक्र का उदाहरण दिया गया था। ठीक है, ये हो गया आपका आज का टॉपिक खेत के प्रचलित विधियों में पहला आपका मिश्रित फसल। ठीक है, और मिश्रित फसल के बारे में आप लोगों को बता दिया गया। फिर मैं बता देना चाहूंगा मिश्रित फसल का मतलब एक ही स्थान पर एक ही समय में एक दो या दो से अधिक फसलों को बोना या उगाना ही आपका मिलावा फसल या मिश्रित फसल कहलाती है। मिलावा फसल या मिश्रित फसल कहलाती है। ये हो गया आपका आज का टॉपिक, जिसके तहत आपको पता चल गया कि मिश्रित फसल होती क्या है, किस तरीके से इसको बोना चाहिए। मिश्रित फसल के कुछ सिद्धांत है जो फसल चक्र के सिद्धांत के तहत ही कुछ मिलता जुलता कार्य करते हैं। और ये है जो मिश्रित फसल है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने का भी यहाँ कार्य होती है। ठीक है, हमें ऐसे फसलों का चयन करना चाहिए जिसमें मृदा का क्षरण बार बार ना हो, मृदा का ह्रास बार बार ना हो। ऐसे फसलों को हमें लगातार चयन करना चाहिए। यानी जब भी हम इस तरीके की फसलों को बोने का कार्य करते हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी हमें इसके बारे में होनी चाहिए। यानी थोड़ी बहुत हमें मिश्रित जिस तरीके से फसल चक्र ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, इसी तरीके से यहाँ भी हमें कुछ जानकारी फसलों के बारे में होनी चाहिए, कुछ ज्ञान हमें फसलों के बारे में होनी चाहिए कि कब कौन कौन से फसल को हम किस तरीके से फसलों के साथ जोड़कर बो सकते हैं और हम अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक हम यही